A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Vivek Wadhwani, your economics teacher. Today we will be solving the part 3 of a specimen paper of economics for 2023 examinations. इसका ऑलरेडी हम लोग दो पार्ट सॉल्व कर चुके हैं जिसमें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स. इट विल बी ऑफ 3 आवर्स. इसके तीन सेक्शंस होंगे. फर्स्ट इज ऑफ 16 नंबर, दैट इज स्मॉलर वन 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 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें, और एमसीक्यूज भी इसी में ही है. देन 32 मार्क्स एंड द लास्ट 32 मार्क्स जिसमें थोड़े ज्यादा ही लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स आएंगे. ओके, तो दैट पार्ट वी विल बी डूइंग टुडे. अब इसी पार्ट का ही ये दोनों पार्ट्स आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड और इसका हमने सॉल्यूशन भी आपको भेज दिया था. द सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन पेपर आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम अगेन, जिसमें जो थोड़े बहुत आंसर्स हैं वो आप देख सकते हो. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि सेक्शन सी, जिसमें अगेन कॉम्बिनेशंस होंगे 2 and 6 मार्क्स के, और आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने. बस आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी जिसमें क्वेश्चन नंबर जैसे 10 है तो इसके या तो ये दो पार्ट्स करो या तो ये दो पार्ट्स करो. मतलब ऑल इन ऑल आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और करने आपको सारे ही क्वेश्चन से. इंटरनल चॉइसेस हो सकती हैं, सब में नहीं वो भी. The first question is, mention any one difference between cardinal utility and ordinal utility. देखो, cardinal utility is something that can be measured. जैसे आपने वो पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. और ऑर्डिनल यूटिलिटी समथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा इंडिफरेंस कर्व, तो यही उसका पार्ट दिया हुआ है. ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है. हो गया हो गया. ओके, क्या लिखा हुआ है इसमें? दैट कार्डिनल यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी दैट determines the satisfaction of a commodity used by an individual and can be supported in numerical value. मतलब कि ये जो cardinal utility that can be measured in numerical terms. Ordinal utility defines the satisfaction of the user and can be ranked in order of preference, पर हम उसको numerically evaluate नहीं कर सकते हैं. Okay, next after that, अब ये वापस कैसे जाएगा? एक मिनट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम ऐसे समझ जाएंगे क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट show how consumers equilibrium through indifference curve approach mentioning the essential conditions. ये आपकी बुक में भी conditions दी होंगी, तो this is here. क्वेश्चन पूछा गया है, शो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू indifference curve approach mentioning the essential conditions. देखो, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा हमको पेपर नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है. और ये as it is I have copied from the solution that was given by ISC on their website. Okay, the first question, the part is कि consumer का equilibrium. देखो, indifference curve क्या होता है? Indifference curve is a curve that gives you various combinations of two commodities, X commodity or Y commodity, that the consumer will buy, and that will give consumer equal level of satisfaction. वो different combinations होते हैं दोनों के. अब चाहे तो वो X और Y का कम कमोडिटीज यूज करे, चाहे ज्यादा करे. दिस इज इंडिफरेंस कर्व. इसमें लिखा हुआ है कि कंज्यूमर attains equilibrium his maximum utility when he maximizes his total utility with his income and prices of the two commodities. In terms of indifference curve analysis, he attains equilibrium. उसको equilibrium या उसकी total utility तब मिलेगी when he can reach the highest possible indifference curve with his given budget constraint. जैसे ये जो कर्व बना हुआ है इसमें भी यही चीज, सेम चीज दी हुई है कि ये मेरा ये x एक्सिस, y एक्सिस, x कमोडिटी, दिस इज x कमोडिटी, दिस इज y कमोडिटी. ओके, फिर ये है y कमोडिटी आपकी. और उसके बाद इसमें एक, ये जितने भी तीन इंडिफरेंस कर्व दिए हैं, पहला,
दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो आपकी बजट, एक आपकी बजट लाइन है, सपोज करो कि 600 रुपए की मेरी बजट लाइन है और वो इसी 30 बीच वाले कर्व से होकर के गुजर रही है। तो यहाँ पर हमने, एक मिनट, यहाँ पर ये जो तीसरा वाला पार्ट है, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इससे, ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन है, अभी थोड़ी टेढ़ी हो गई है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की जो इस कर्व से होकर के छू रही है, बीच वाला जो कर्व है। मतलब यहीं पर ही व्हाट वी विल डू, यहाँ पर बनेगा मेरी बजट लाइन और वो बजट लाइन विल बी इक्वल टू द पार्ट ऑफ दिस मिडिल वाला इंडिफरेंस कर्व, ये। ओके, दिस इज अ tangent और दैट इज इक्वल टू द बजट लाइन। और इन, मतलब ये जो इंडिफरेंस कर्व है, हम लोग को बीच वाला इंडिफरेंस कर्व ही एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंसिडर किया जाएगा। ऊपर वाला आईसी 2 वाला कर्व क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंज्यूमर की रीच से बाहर है। ये वाला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसको उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो दिस, यही सेम चीज हमने यहाँ पर बनाई हुई है और उसके बाद इसी का ही नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब इसके बाद बोला गया कि कुछ एसेंशियल कंडीशंस आपको इसकी बतानी है। तो द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, स्लोप ऑफ आईसी इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये कंसिडर किया गया है कि अगर आपका स्लोप, ये इंडिफरेंस कर्व अगर ऐसे जा रहा है तो बजट लाइन विल ऑल्सो गो द सेम, बोथ विल बी सेम, द tangent एंड द बजट लाइन विल बी सेम। उसके बाद MRS इज इक्वल टू एक्स वाई, हाँ, MRS इज इक्वल टू, MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट गोज डाउन। मतलब व्हेन, जब x और y दो कमोडिटीज हैं तो आप हमेशा इसको चूज करने के लिए आप इसकी कितनी कमोडिटीज को सैक्रिफाइस करते हो, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सपोज करो इसकी एक कमोडिटी पाने के लिए आपने पहले इसकी 5 कमोडिटी सैक्रिफाइस की, दूसरी बार इसकी सेकेंड यूनिट पाने के लिए आपने इसकी 4 कमोडिटी सैक्रिफाइस की, फिर तीसरी बार थर्ड यूनिट के लिए आपने इसकी 3 यूनिट सैक्रिफाइस की, 4 यूनिट्स इसकी पाने के लिए अब आपने इसकी 2 यूनिट सैक्रिफाइस की। तो इसका क्या मतलब होता है, एवरी टाइम एक्स कमोडिटी को पाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई कमोडिटी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू px अपॉन py एंड इट विल गो ऑन डिमिनिशिंग। ये क्यों डिमिनिश हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर यूज होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, जो ये कहते हैं कि जैसे जैसे आपके पास कमोडिटी एक्स बढ़ती जाएंगी, आप उसके बदले जो वाई कमोडिटी है उसको कम सैक्रिफाइस करोगे। और दूसरा कंडीशन क्या कहती है, दैट इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, जैसे ये, अगर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये ई वाला, तो दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन लाइक दिस, ये इसका शेप जो है ये ऐसा जाएगा, दैट इज कॉन्वेक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही इसकी कुछ एसेंशियल कंडीशंस दी हुई हैं दैट यू कैन स्टडी हियर, यही वाला ही, दैट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी मींस द स्ट्रेट लाइन of the highest possible IC1 and the budget line AB gives the consumer the highest possible satisfaction। ये जो बजट लाइन है ये, और जो IC1 कर्व है इसकी बात की गई है, ये IC1। फिर नेक्स्ट बात बोली गई है इसमें कि इफ अ कंज्यूमर परचेजेस एनी कमोडिटी लाइक एफ और जी ऑन IC0, अगर IC0 कर्व जो सबसे नीचे वाला कर्व है उस पे अगर वो कोई भी कमोडिटी परचेज करता है फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, इट विल गिव हिम लेसर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू पॉइंट ई, इस वाले पॉइंट पे। और उसके बाद द कंज्यूमर कैन नॉट परचेज एनी कॉम्बिनेशन लाइक एच हमारा ये ऊंचे वाला होगा ऑन IC2, क्योंकि इट इज आउट ऑफ द रीच ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर, ये कंसिडर किया गया कि कंज्यूमर के पास इतना मनी नहीं है, इतना बजट नहीं है उसका, और इसीलिए द कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट ई पॉइंट। इफ यू आर नॉट एबल टू नो कि कितना हमें लेंथ उसमें लिखनी है या उसको कैसे फ्रेम करें, तो यू कैन यूज दिस PDF, आई विल सेंड यू दिस ऑन टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हमने एज इट इज
उनकी वेबसाइट से ही, काउंसिल की वेबसाइट से ही कॉपी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इसमें से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स, हाँ यही वाला पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसके इंटरनल चॉइसेस दिए गए हैं कि स्टेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड एक्सप्लेन, उसकी जो 3 स्टेजेस हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वो ये बोलता है दैट जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर अप्लाइड टू अ गिवन फैक्टर ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, द टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट initially and then eventually it increases at a diminishing rate. Okay, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही बोलता है कि जैसे जैसे सपोज करो कि आपके पास एक मशीन है और इस मशीन में आप ढेर सारे लोगों को लगा दे रहे हो। पहले आपने थोड़े लगाए, उसके बाद क्या हुआ कि आपने बहुत सारे लोगों को इसी मशीन पर ही इसी 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 मशीन पर आपने बहुत सारे लोगों को लगा दिया। तो क्या हो रहा है, मशीन का ओवर यूज, ओवर क्राउडिंग हो जा रही है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जैसे आप वेरिएबल फैक्टर कौन से, मेरे लेबर, इनको अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे किसी एक फिक्स फैक्टर जैसे कि कैपिटल या मशीन यहाँ पर कंसिडर कर लो, तो जो प्रोडक्शन है इसके कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो प्रोडक्शन है पहले वो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, और लास्ट में इट विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, वो बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, तो उसी के ही अकॉर्डिंग ये 3 स्टेजेस दिए, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, जिसमें तीनों का एक कर्व के तौर पर ये चीज समझाई गई है यहाँ पर, दैट ये पूरा टुगेदर वाला पार्ट है इनका, दैट टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज, ओके, एंड देन इट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये इंक्रीजिंग रेट है उनका। उसके बाद ये उनका डिक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग रेट इन द सेंस कि डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद अल्टीमेटली इट विल डिमिनिश या फिर अल्टीमेटली इट विल गो नेगेटिव। ओके, और उसी के ही रिलेशन में ये तीनों चीजें भी समझाई गई हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है इस पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन explain briefly when the producer is comfortable in why the consumer is comfortable in the second stage of production। देखो ये आप अपनी बुक से पढ़ना, उसमें इसका जो पार्ट दिया हुआ है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर ऐसे ही समझा दे रहे हैं। जो ये वाला पार्ट था इसमें क्या कहा गया है कि कंज्यूमर विल नॉट टेक द फर्स्ट स्टेज, वो फर्स्ट स्टेज क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसकी जो रिसोर्सेज हैं इन स्टेज 1, उसकी जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की स्पेलिंग, हाँ, रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड उसके इस वाले में। ओके, इसलिए जो फर्स्ट स्टेज है उसको वो नहीं, उस मतलब उस पे वो नहीं ऑपरेट करना पसंद करेगा, इस तो इसको कट कर दो। और जो स्टेज 3 है वो उस पे भी ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं दे आर ओवर एक्सप्लॉइटेड, उनको हम जरूरत से ज्यादा उसको अगर आप यूज कर ले रहे हो तो उससे क्या होगा, आपको कौन से रिटर्न्स मिलेंगे, नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। तो कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर ये भी स्टेज नहीं लेगा, तो प्रोड्यूसर क्या लेगा, वो सेकेंड स्टेज लेगा। और सेकेंड स्टेज में क्या है, यू आर फुली यूजिंग या फिर यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है आप उसी को ही यूटिलाइज करो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जब ये भी नहीं तो ऑब्वियसली ही विल वर्क इन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। Okay, after this, the next question is of minimum support price. Minimum support price या MSP is a form of government intervention to ensure the farmers against a steep decline in the prices of their goods, and to help them prevent losses. The government of India sets MSP twice a year for 24 commodities.
तो क्या कहा गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन सा प्राइस होता है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है फार्मर्स के लिए। आपने देखा होगा अगर आप एफसीआई की वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें आप देखोगे, मतलब एज फार एज आई रिमेम्बर उसी वहीं पर ही मैंने देखा है उसको, तो उसमें देखोगे तो आपको हर चीज का शायद पर क्विंटल या जैसे भी करके वीट का, राइस का, उनके जो भी ये एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं उसका वहां पर मैंने प्राइस देखा है। तो यू कैन ऑल्सो सर्च एमएसपी। और ये क्यों होता है, सो दैट कि इन केस जो डिमांड या सप्लाई जिस भी रीजन से अगर आपके कमोडिटीज का प्राइस कम हो जा रहा है तो आपको कम से कम इतना प्राइस मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट इसको डिसाइड करता है एंड इट इज डिसाइडेड ट्वाइस अ ईयर फॉर 24 कमोडिटीज, जितना आई गॉट ऑन द इंटरनेट, रेस्ट यू कैन सर्च अबाउट इट। Okay, next question is कि what is maximum price legislation and rationing with the help of a diagram. Now maximum price legislation और rationing का हमको as such कुछ process नहीं मिला है, तो when I will get it I will explain it into a separate part। नहीं तो आप इसको वो जो equilibrium वाला चैप्टर है, चैप्टर 6 शायद है, आप उसमें इसको सर्च कर सकते हो, बट हमको कोई उसमें वो नहीं मिला। ये मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन आपका वो फ्लोर प्राइस, वो हाँ फ्लोर प्राइस या फिर प्राइस सीलिंग जिसे कहते हैं, ये वो होता है कि एक तरह का एमआरपी समझ लो इसको, कि इससे ज्यादा आप नहीं, इससे ज्यादा भी अगर आप, जैसे अगर ये है दिस इज द डिमांड, दिस इज द सप्लाई पार्ट, अगर आप, अगर यहीं पर ही आपका इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्राइस ही आपका ये है, अगर आप इससे ज्यादा पे जाओगे तो व्हाट विल हैपन, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपने प्राइस को बढ़ाया सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज होगा डिमांड कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली प्राइस गिरने लगेगा, वो वापस इसी पार्ट पर आ जाएगा। और अगर आप प्राइस को कम कर दोगे तो व्हाट विल हैपन कि डिमांड बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा अपने आप ही। तो एमआरपी सॉरी मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन क्या होता है, एक सीलिंग लिमिट होती है कि इससे ज्यादा सेलर प्राइस को पर्टिकुलर सामान वो नहीं बेच सकता। ओके, ना आफ्टर दिस नेक्स्ट इज, इसका क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है मुझे, शायद इसी के पीछे छुप गया होगा। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये हम सबसे लास्ट में समझाएंगे। उसके बाद एक और चीज है जो आपको इसमें समझनी है, दैट इज इंडिया इज प्रीडोमिनेटली, कोई एक पैसेज दिया हुआ है, ओके ये, और ये पैसेज जो है इससे तो बिल्कुल भी हमको रिलेटेड नहीं मिला, हमको ऐसा लगा मतलब ये अलग से भी आप कर सकते थे, इतना कुछ उसमें नहीं कि हम पूरा पैसेज अभी पढ़िए। द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, दिस इज वन, दिस इज वन। The balance of payment is a comprehensive and systematic record of all economic transactions between normal residents of a country and the rest of the world during the year। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो एक सिस्टमैटिक और कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है between India and the rest of the world, the normal residents of the country and the rest of the world के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ, that comes under balance of payment। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि एनी टू कॉजेज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो इंपोर्ट है वो ज्यादा हो गए हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गए। ये क्यों होता है, क्यों, क्योंकि फॉल इन फॉरेन डिमांड, जब हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बाहर मार्केट में है नहीं तो हम वहां पर एक्सपोर्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज इसी का सेकंड वाला है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। अगर इन्फ्लेशन के कारण हमारी इकोनॉमी में जो वैल्यू है कमोडिटी की वो कम हो गई है, या मान लो कि हम लोग की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं किसी भी चीज के, तो उसके कारण अगर हम लोग यहाँ पे उसको महंगा बेचेंगे तो ऑब्वियसली वो बाहर भी महंगा ही बिकेगा, इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट ना करके चीजों को इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एडवर्स। Then next part is कि in the context of international business relations, what does flexible exchange rate mean? Flexible exchange rate यही वाला इसका part है, exchange rate that is left to be free, that is left free to be determined in the foreign market
बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के कारण अगर आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है तो दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल, और अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो दैट इज नोन एज फिक्स्ड. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ कंट्री नीड फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज उसको क्यों चाहिए होता है. तो इसके दो पार्ट्स दिए गए हैं, 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट्स लिखोगे आप उसमें. फर्स्ट पॉइंट इसकी हम क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए, सो दैट हम लोग सामान को इंपोर्ट कर सके. इंपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है फॉरेन मार्केट हमसे जो पेमेंट मांगेगी वो फॉरेन करेंसी में ही मांगेगी. और सेकेंड इज टूरिज्म के लिए हमें चाहिए. फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन टूल्स, कि अगर कोई कंट्री कोई पर्सन यहाँ से बाहर जाता है तो उसको भी जो जो मनी चाहिए वो वहां की करेंसी में पैसा चाहिए होगा. ओके, रुपीज से तो वहां का सामान नहीं खरीद सकता, तो दैट इज व्हाई वी नीड फॉरेन एक्सचेंज. लास्ट इज व्हाट इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो उसमें क्या दो डेट मतलब अगर ये कर्व है तो इस कर्व में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या शो किया जाता है. डायग्राम में देखना बना हुआ है, मैंने आपको सिर्फ उतना ही बताना है जितना इसमें पूछा गया है. बाकी यू कैन स्टडी इट, और अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. क्या कहा गया है इसमें, एक्स एक्सिस पे क्या शो किया जाएगा, द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर, और वाई एक्सिस पे द एक्सचेंज रेट डॉलर रुपीस पर डॉलर इसमें शो किया जाएगा. ओके, अब ये वाला पार्ट हो गया. अब सबसे सुंदर पार्ट आता है आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का, दैट इज नेशनल इनकम. दिस इज द ओनली टॉपिक जिसके कारण इतना डीले हो गया मुझे थर्ड पार्ट मेंशन करने में. पहले हम तो पढ़ ले फिर तो पढ़ा पाएंगे ना. ओके, अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी और एनएनपी. पहले हम थ्योरी पार्ट करेंगे फिर हम प्रैक्टिकल वाला बताएंगे. ओके, जीडीपी एंड एनएनपी में क्या डिफरेंस होता है. तो जीडीपी एट it is at market price. It is refer to the value of all final goods and services that is produced within the domestic territory of a country during the accounting year inclusive of depreciation. This is चलो अच्छा इतना ही समझ लो अभी पहले, इसके साथ ही हम उसको समझाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज एनएनपी. ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसमें क्या होता है वट एवर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी विल कम अंडर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जिसमें डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूसिव होता है. और एनएनपी एक नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. ओके, एनएनपी दिस इज एफसी, जो हमको कोई छोटा समझ में नहीं आया कि इसमें कैसे लिखेंगे. दिस इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. उसमें हम लोग जीएनपी मार्केट प्राइस से अगर हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो इट विल बी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेशनल इनकम. फिर इसके बाद इसी का ही ये वाला पार्ट आता है, पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है. तो पर्सनल इनकम इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ फैक्टर इनकम्स एंड करंट ट्रांसफर पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें प्राइवेट इनकम उससे हम लोग माइनस करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्राइजेस टू सोशल सिक्योरिटी. ये सारी चीजें माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो बचेगा पर्सनल इनकम. और नेशनल इनकम अगेन आई एम टेलिंग दैट इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. ये नेट रिजल्ट होता है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ द ईयर, और इसको हम लोग मेजर करते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे. एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दो. ओके, अब हमारे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें. अगेन आई एम सेइंग कि ये जो दो क्वेश्चंस है दीज आर ऑप्शनल. आप या तो ये दोनों पार्ट अटेम्प्ट करोगे या तो जो नीचे वाले दो क्वेश्चंस है ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला इसको अटेम्प्ट करोगे. ओके, मतलब यू विल हैव इंटरनल चॉइस, बट एक ना एक आपको 8 नंबर का टोटल अटेम्प्ट करना ही है जिसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड हियर, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम पूछा गया है. चल रहा है.
हाँ, तो ना अब देखो कुछ चीजें हैं जो उससे पहले आपको समझनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले दो वर्ड्स हैं, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ठीक, जब आपको ग्रॉस से नेट जाना है, ये अपने पास कहीं नोट डाउन कर लेना, माइट भी हम भूल जाएंगे आपको ये वाला पीडीएफ देने का। ग्रॉस टू नेट जाना होता है तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिडक्ट, लिख दे रहे हैं यहाँ पर पूरा, यू विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन। ओके, और डेप्रिसिएशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आधी नेशनल इनकम पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया था कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट इज कि व्हेन यू हैव टू गो फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल, एनएनपी सुना होगा ना, अभी जो हम लोग ने पढ़ा जीडीपी और एनएनपी, तो डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू ऐड, इसमें था डिडक्ट, ये करना, यू हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Okay, and last is when you have to move from market price to factor cost. तब आप क्या करोगे, तो जो भी आपका आंसर दिया है उस मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट में यू विल डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, जो भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन टैक्सेस में से माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये एक एक्चुअल मतलब फॉर्मूला होता है। तो ऑब्वियसली कोई चीज माइनस और प्लस में है तो आप इसका जो आंसर निकालोगे वो माइनस ही आएगा, माइनस प्लस इज माइनस, तो फाइनली जो आंसर बनेगा दैट विल बी डिडक्टेड। ओके, तो ग्रॉस टू नेट जाने के लिए यू विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए, अब डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस समझ लो, दिस इज योर इंडिया। अगर कोई भी सामान आपकी इस डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, दैट विल बी नोन एज डोमेस्टिक, जीडीपी मींस डोमेस्टिक टेरिटरी। और अगर कोई भी सामान डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस कोई पर्सन जो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है, ओके, ये पर्सन जो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है, सपोज करो यूएसए में रहता है लेकिन यहाँ का वो नॉर्मल रेजिडेंट है, तो ये अपनी जो फैक्टर इनकम अपने कंट्री में भेज रहा है, नेट फैक्टर इनकम, पैसा जाना पैसा वापस आना को माइनस करके वो आएगा मेरा इसमें, तो दिस विल बी डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम जोड़ देंगे तो इट विल बिकम नेशनल। यहां तक इट वाज डोमेस्टिक और यहां जब इसको जोड़ देंगे इट विल बिकम नेशनल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यू हैव टू ऐड डोमेस्टिक इनकम। अब देखो डोमेस्टिक इनकम में बहुत सिंपल सी चीज है, जब कुछ नहीं दिया हो तो वी विल कंसिडर डोमेस्टिक इनकम एज जीडीपी एंड नेशनल इनकम एज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एंड नेशनल इनकम होती ही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो सबसे पहला आता है मेरा डोमेस्टिक, जिसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, रेंट, ओके, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, वेजेस एंड सैलरीज, ये भी जोड़ेंगे। रुको मैंने इसे सॉल्व भी किया था, तो जाहिर सी बात है कि जब ग्रॉस बोला गया तो डेप्रिसिएशन उसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इसको जोड़ोगे। फिर है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अर्नड और नेट फैक्टर इनकम पेड, जब इसको कुछ एक चीज आपने अर्न किया है इसमें, देखो एक चीज आपने अर्न किया है ये वाला,
एक चीज आपने पे किया है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस में जो आंसर आएगा +30 और -60 का जो आंसर आएगा दैट विल बी इज इक्वल टू, इसका जो आएगा दैट विल बी इज इक्वल टू -30. ओके, इट विल बी -30. और उसके बाद मिक्स्ड इनकम वी विल टेक एंड वी विल ऑल्सो टेक एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. ये हम, एक मिनट, हाँ, ये हम लोग जो पार्ट है, ये पार्ट हम लोग डोमेस्टिक में नहीं लेंगे. नेट फैक्टर इनकम हम लोग डोमेस्टिक में नहीं जोड़ते हैं, ठीक है. ये हम लोग किस में लेंगे, ये हम लोग नेशनल इनकम में लेंगे. तो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप लोग ने क्या जोड़ा है, 120 जोड़ा. सारी चीजें जोड़ दो. 120 +15 +45 +330 +150 150 और +360 +30. इनको सबको जब आप जोड़ोगे तो योर आंसर विल बी 1050. रुको मैं एक बार कैलकुलेट भी कर लूँ, इससे पता चला गलती हो जाए मेरा, फिर कमेंट बॉक्स भर भर के आएंगे, मैम आपने आंसर गलत बता दिया. +15 +45 +330 +150 +360 +30. हाँ, तो द आंसर विल बी 1050. और ये जो है, ये जो मेथड है दैट इज द इनकम मेथड. ओके, वैसे तरीका अलग होता है, आप ऑपरेटिंग अलग दिखाते हो, मिक्स अलग दिखाते हो उसमें, लेकिन हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं अभी के लिए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत समय हो गया और बहुत मेरे को रिक्वेस्ट आई थी ये तीसरा वाला पार्ट डालने के लिए. ये हो गया आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस. अब इसमें आता है जीडीपी, नॉर्मल जीडीपी है, जिसमें देखो इनकम मेथड में दो चीजें एनएनपी में नहीं आती हैं. पहली चीज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में नहीं आती. पहली चीज डेप्रिसिएशन और दूसरी चीज इनडायरेक्ट टैक्स इसमें नहीं होते हैं. तो अब हम लोग वी विल मूव टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ एनएनपी एट फिक्स कॉस्ट. दो तरीके से इसको ले सकते हो. एक ले लो जीडीपी और मार्केट प्राइस, और उसी में से माइनस कर दो ये वाला जो डेप्रिसिएशन पार्ट था, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसमें जुड़ा हुआ है. ये माइनस कर दो इसमें से 1050 में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन और माइनस कर दो ये. देखो वैसे तो ये ऐड होता नेट फैक्टर इनकम, बट हमने फिर से बताया कि अगर आप 60 पे कर रहे हो, 30 आपको मिल रहा है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा -30. ये -30 विल बी एडेड हियर. तो 1050 में -150 -30 करो. रुको इसका भी मैं आंसर देखूं जरा. 1050 -150 -30. तो मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी 870. आप इसको रीचेक कर सकते हो कहीं से भी, जहां से, और कुछ भी अगर गलती लगती है आपको इसमें तो यू कैन मेंशन इट अगेन इन द कमेंट बॉक्स. तो 870 मेरा आंसर आता है एज एनएनपी एट फिक्स कॉस्ट, और जीडीपी का आंसर इज 1050. ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लास्ट वाला, जीएनपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट फिक्स्ड कॉस्ट. एंड देखो अब इसमें दो चीजों का डिफरेंस देखो, जीएनपी और एनएनपी. मैंने बताया था अगर कोई चीज ग्रॉस है मतलब डेप्रिसिएशन हैज टू बी एडेड, ठीक. नेट है मतलब फैक्टर इनकम जुड़ी होगी इसमें या जोड़ी जाएगी कह लो, और मार्केट प्राइस है मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें नहीं होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें माइनस करोगे इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करोगे इसमें सब्सिडी, सो इट विल बी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप इसमें माइनस करोगे. ओके, अब फर्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ोगे. क्या हम निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं इस तरफ, हम लोग निकाल रहे हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस. नेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ोगे, हाँ. फिर नेट फैक्टर इनकम अर्न जोड़ोगे, हाँ. माइनस में है तो माइनस कर दोगे. नेशनल लिखा है मतलब नेट फैक्टर इनकम आएगी. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीजें इसमें दी हुई हैं. जब दो चीजें दी हैं
तो इंपोर्ट मेरा 300, एक्सपोर्ट है मेरा केवल 250, तो जो आंसर आएगा वो -50 आएगा एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स। तो वैसे तो मेरे नेट एक्सपोर्ट्स कुछ हुए नहीं, -50 में आंसर आ रहा है, तो इट विल बी डिडक्टेड अगेन। उसके बाद मार्केट प्राइस है, तो इसमें 70 रुपए हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, माइनस हम लोग कुछ नहीं करेंगे उसमें, वो 70 रुपए का। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें जोड़ोगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो कोई चीज अगर ग्रॉस है मतलब आपको ये भी जोड़ना था और आपको ये भी जोड़ना था, ओके। बस ये वाला एक बार देख लेना कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं आएंगे, बट हाँ इस वाला जब ये वाला पार्ट करोगे तब इसमें से माइनस जरूर होंगे। तो फर्स्ट वी विल टेक, अब हम लोग क्या क्या चीजें इसमें लेंगे, हम लोग लेंगे 800, 800 प्लस जो -10 है उसको लिखोगे, फिर -50 को भी इसी में लिखोगे, उसके बाद प्लस 1200 प्लस 385, और दो चीजें दी हैं, नेट डोमेस्टिक और कंजम्पशन। तो कोई चीज अगर नेट है मतलब ऑलरेडी उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्टेड है, ग्रॉस है यहाँ पर लिखा तो हमें डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस 385 प्लस 85, ओके। तो नाउ वी विल कैलकुलेट दिस। मैथ जरा कमजोर है मेरी, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ मैं, ओके। 800 -10 -50, then plus 1200 plus 385 plus 85, तो इट विल बी, तो द आंसर विल बी 2410 रुपए मेरा आ रहा है इसमें आंसर, ओके। बट फिर भी आई एम सेइंग एक बार ये 70 रुपए वाला देख लेना कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएनपी एट मार्केट प्राइस में ऐड होते हैं या नहीं होते। अब नेक्स्ट वाला पार्ट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या चीज करोगे, ये आएगा, नेट फैक्टर इनकम नहीं आएगा, ओके, ये चीज नहीं आएगी इसमें। देन नेट एक्सपोर्ट्स विल कम, पूरा वाला जो -50 है वो आएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप इसमें से माइनस कर दोगे, ये आएगा और ये जुड़ेगा, ये लास्ट वाला जो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये नहीं जोड़ोगे क्योंकि ऑलरेडी ये नेट दिया हुआ है। अगर यहाँ पर मेरा ग्रॉस दिया होता तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते नेट निकालने के लिए, लेकिन अगर डायरेक्टली सिर्फ नेट दिया है तो यू विल टेक ओनली नेट। अब इसको कैसे जोड़ोगे, क्या क्या चीजें हैं, 800 यू विल टेक, यू विल ऐड 800 में -50, ओके, देन -70 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यू विल ऐड 1200 और यू विल ऐड 385। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं दिस विल बी 800 -50 -70 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस 1200 प्लस 385। तो दिस विल बी, माय आंसर विल बी 2265 ना, हाँ 2265। तो दिस इज द होल चैप्टर, कुछ भी, दिस इज द होल स्पेसिमेन। अगर इसमें कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, और कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझना है इसमें including national income, the wonderful topic, so you can mention it in the comment box and I'll surely gonna work on it. Till then, keep preparing for your exams and just be your best. Thank you.